हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे डेली कॉम्प्रिहेंशन सीरीज की आज के इस क्लास में। आज की क्लास है हमारी डे 16 और आज की क्लास का जो टॉपिक होगा बीजेपी लीडर्स वर्सेस जुडिशरी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप देख ही रहे होंगे लगातार बीजेपी लीडर्स कुछ ना कुछ, मतलब सारे नहीं लेकिन हाँ इक्का दुक्का हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा बयान स्टेटमेंट दे रहे हैं जो थोड़ा सा जुडिशरी के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, जुडिशरी को थोड़ा टारगेट करता हुआ ये बयान है और जिसके चक्कर में फिर बीजेपी की थू हो जा रही है। ठीक है, तो अभी जो बीजेपी के हेड हैं उन्होंने बोला कि भाई देखो, इन सब बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी बयान ये लीडर्स दे रहे हैं वो उनके अपने पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है, ऑथर अपना ओपिनियन देता है। ये पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। टॉपिक है आपका, टाइटल है आपका वेयर देयर माउथ इज, जहाँ पे उनका मुंह है नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एक फ्रेज होता है पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मतलब जिधर आप कह रहे हो उधर ही अपना पैसा लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पैसा लगाने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप कह रहे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो फिर आप करो भी। ठीक है, यानी कि अगर आप जो बोल रहे हो उसको फिर आप अपनाइए, उसको आप करिए भी, उसको फॉलो भी करना है आपको। ठीक है, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा इज राइट, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्या करने में? कॉलिंग आउट करने में। ठीक है, कॉल आउट इन्होंने किया अपने लीडर्स को। राइट, कॉल आउट करना मतलब क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज किया इन्होंने अपने एमपीज के क्रूड टारगेटिंग को, जो वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे थे। और क्रूड मतलब बहुत ही अनरिफाइंड या बहुत ही बेकार तरीके से या फिर बहुत ही रूड तरीके से वो जुडिशरी के बारे में बोल रहे थे, जुडिशरी को टारगेट कर रहे थे। और इस टारगेटिंग को कॉल आउट किसने किया? बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने किया। ही नीड्स टू डू मोर, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ आप कॉल आउट मत करिए, थोड़ा एक्शन भी लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, और आपको मैंने पहले भी बताया ये जो ऊपर की 2 लाइन्स होती हैं पूरे पैसेज का सम अप होती हैं। ठीक है, पूरा क्रक्स होता है पूरे पैसेज का। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा's स्टेटमेंट डिस्टेंसिंग हिज पार्टी फ्रॉम द रिमार्क्स ऑफ 2 MPs क्रूडली टारगेटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी इज वेलकम। जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनका जो स्टेटमेंट आया डिस्टेंस करते हुए, डिस्टेंसिंग यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डिस्टेंस करते हुए अपनी पार्टी को, किससे? वो जो 2 MP थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही क्रूडली टारगेट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उनके रिमार्क्स से डिस्टेंस कर लिया अपनी पार्टी को एंड द जुडिशरी। ठीक है, CJI पर वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, जुडिशरी पर स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन रिमार्क्स से खुद को दूर कर लिया, अपनी पार्टी को दूर कर लिया। ये बहुत ही सही कदम है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन काफ़ी कदम नहीं है, काफ़ी नहीं है इतना। बिकॉज क्योंकि रिसेंटली हाल फिलहाल में बीजेपी सीम्स बिसेट विद अ ट्रबलिंग कंटेजियन। ऐसा लग रहा है कि सीम मतलब प्रतीत होना, ऐसा लगना। तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है वो बिसेट हो गई है। बिसेट मतलब ट्रबल्ड हो गई है। ठीक है, बिसेट मतलब ट्रबल्ड हो गई है विथ अ ट्रबलिंग कंटेजियन। कंटेजियन, कंटेजियस बीमारी क्या होती है? फैलने वाली। तो कंटेजियन एक ऐसी चीज जो फैल रही है, जो नेगेटिव चीज है ना। आपने देखा होगा, पहले एक बंदे ने बोला, फिर 2 बंदे बोल रहे हैं, 3 बंदे बोल रहे हैं, तो ऐसे मतलब धीरे धीरे ये चीज गलत चीज है जो फैल रही है बीजेपी के अंदर। ओके, इट फोल्ड इन करना मतलब इन्वॉल्व करना। अब ये जो गलत चीज फैल रही है, जो आप जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हो एक के बाद एक, वो इन्वॉल्व कर रही है, मतलब इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। कौन कौन? पार्टी MPs हैं, एटलीस्ट 1 पार्टी ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर मतलब क्या हुआ कि पार्टी के जो ऑफिशियल किसी पोजीशन पे है, एंड पार्टी अपॉइंटेड, पार्टी के द्वारा अपॉइंट किए गए हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी हो सकता है गवर्नर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट कुछ ऐसा बोल रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द 2 colleagues who invited नड्डा's rebuke, 2 कॉलीग ऐसे जिन्होंने इनवाइट किया नड्डा के रिब्यूक को। रिब्यूक मतलब डांट लगाना, क्रिटिसाइज करना। तो डांट इनवाइट करना मतलब जो 2 लोग हैं जिन्होंने गलत कुछ काम किया है, गलत कुछ बोला है, वो जो 2 कॉलीग्स हैं वो कौन है? 4 टाइम MP है, 4 बार MP रह चुके हैं, एंड चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी निशिकांत दुबे जी और दिनेश शर्मा जी, जो कि ये दोनों ही क्या है? MP हैं। इन लैंग्वेज डिस्कोर्टियस एंड लर्चिंग, दुबे हेल्ड द CJI रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सिविल वॉर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो जो कौन? दुबे जी हैं। ठीक है, दुबे जी की भाषा काफी डिस्कॉर्टियस थी, डिसरिस्पेक्टफुल थी और लर्चिंग थी। लर्चिंग मतलब हमला अचानक से होना, यानी कोई चीज नेगेटिव है जो अचानक से हुई है। ठीक है, तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और अचानक से इन्होंने इतना कड़वा बोला है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने CJI को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में जितने सिविल वॉर हुए हैं ना, सब उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, सब उनकी वजह से ही हुए हैं। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट को, क्या बोलकर? कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो फिर संसद भवन बंद कर देना चाहिए।
ठीक है, कि इफ द सुप्रीम कोर्ट मेक्स द लॉज पार्लियामेंट शुड बी शट डाउन। शर्मा ने इंडोर्स किया, दिनेश शर्मा जी, ये दुबे जी के स्टेटमेंट को वो उन्होंने क्या किया, इंडोर्स किया। इंडोर्स करना प्रमोट करना या सपोर्ट करना। ओके तो दुबे जी के स्टेटमेंट को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, क्या बोलते हुए, जनमानस में एक आशंका होती है, अ सस्पिशन अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, नो वन कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के लिए भी एक टाइमलाइन सेट कर देता है कि इतने टाइम में तुम गवर्नर का भेजा हुआ जो भी बिल है उसको क्लियर करके वापस भेजो, ठीक है, कि हाँ है या ना है, जो भी है वो इतने टाइम के भीतर आपको ये करके देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इसी पे ये लोग थोड़ा भड़के थे कि भाई प्रेसिडेंट अपना सुप्रीम होता है, आप उसके ऊपर नहीं हो, ठीक है, आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हो। नो वन कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। बोथ एमपीज वर स्पीकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एससी रूलिंग्स। और ये दोनों लोगों की जो स्टेटमेंट है वो किस लिए आई थी, इसीलिए कि जो तमिलनाडु गवर्नर केस हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन सेट कर दिया था, ठीक है, इन लॉ मेकिंग फॉर गवर्नर। चलो यहां तक तो ठीक था, साथ ही साथ उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी टाइमलाइन सेट कर दिया था, ठीक है। और दूसरा मुद्दा क्या था जिसपे ये स्टेटमेंट ये लोग दे रहे थे, दूसरा मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रेड फ्लैगिंग कर दी थी। रेड फ्लैगिंग मतलब भाई इन्होंने ये जो वक्फ एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जिसे इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया था। कुछ नेगेटिव चीज को अगर आप प्रॉब्लमेटिक या रिस्की चीज को आप पॉइंट आउट करते हो उसको बोलते हैं रेड फ्लैगिंग, कि भाई ये तो रेड फ्लैग है, ठीक है। तो रिस्क को इन्होंने पॉइंट आउट किया था, दैट द गवर्नमेंट हैज नाउ पुट ऑन होल्ड, और जिसकी वजह से इन्हीं एस्पेक्ट को अभी होल्ड पे रखा है गवर्नमेंट ने। ऑफ कोर्स बिल्कुल जो गार्ड रेल्स हैं गवर्नर की वो तो वेलकम है, ओके, गवर्नर से संबंधित आपने जो नियम दिया था, जो कानून बनाया, जो आपने रूलिंग दी, वो बिल्कुल ठीक था, आपकी जगह बिल्कुल ठीक था। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अगर आप टाइमलाइन सेट कर रहे हैं तो ये चीज क्या है, इज फ्रॉड एंड द कोर्ट में नीड टू रिविजिट दिस। ये चीज क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉड मतलब ओवरलोडेड है, मतलब भरी हुई है। और ये किस चीज से भरी हुई है, भरा होना होता है इसका मतलब, लेकिन किस चीज से, नेगेटिव चीज से, यानी अनडिजायरेबल चीजों से, यानी कि ये बिल्कुल अनडिजायरेबल है, ठीक है, बहुत ही अनडिजायरेबल चीज से भरी हुई है। और ये कोर्ट को बिल्कुल अपने इस रूलिंग को रिविजिट जरूर करना चाहिए। यानी प्रेसिडेंट वाले मुद्दे पे जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, उनका विरोध जताना बिल्कुल ठीक है, ठीक, लेकिन बाकी चीज़ों पे विरोध जताना ठीक नहीं है। बट दुबे जी का जो काम था वो क्या हुआ, एक हैचेट जॉब निकला। हैचेट क्या होता है, वो जो साउथ इंडियन मूवीज में आपने देखा होगा ना, लड़ने के लिए ऐसे एक औजार सा होता है, हैचेट बोलते हैं उसको, ऐसा औजार होता है, ठीक है, हैचेट बोलते हैं उसको। तो इन्होंने जो किया वो औजार चलाने का काम कर दिया। आप नॉर्मली बात करते, आप नॉर्मल अपना स्टेटमेंट रखते, आपने हैचेट जॉब कर दिया, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी उतना तीखा आपने वार कर दिया है, ठीक है। सब आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, आप क्रिटिक नहीं थे, आपने हैचेट जॉब कर दिया, यानी कि बिना जरूरत के आपने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को तार तार करके रख दिया है, ठीक है। इंडीड, सच में या असल में, आवर्स आफ्टर नड्डा डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ दुबे एंड शर्मा's पर्सनल स्टेटमेंट दैट द पार्टी कंप्लीटली रिजेक्ट्स, दुबे टूक हिम अगेन। असल में क्या हुआ कि जब नड्डा साहब ने बोला कि भाई देखो इनके जो भी स्टेटमेंट है, इनके पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी कंप्लीटली रिजेक्ट करती है उनके स्टेटमेंट को। तो उसके बाद दुबे जी ने फिर से निशाना साध दिया, और इस बार उन्होंने टारगेट किया किसको, फॉर्मर CEC जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी साहब, उन पे उन्होंने निशाना साध दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुरैशी साहब जो हैं वक्फ एक्ट को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उस पे उन्होंने निशाना साध दिया। और क्या बोला उनको, ये तो मुस्लिम कमिश्नर है, यानी आप थोड़ा सा उन्होंने कम्युनल स्टेटमेंट दे दिया। Okay, this was after BJP General Secretary Organization BL संतोष hit out at कुरैशी। और ये बात इन्होंने कब बोली थी, पहले भैया संतोष भाई साहब ने ऐसा बोला था उनको, कुरैशी साहब का थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज किया था, तो उसके बाद दुबे साहब ने भी कर दिया कुरैशी को क्रिटिसाइज, ठीक है, saying that it was in spite of all these characters that India remained a democracy। और उनका जो बात था, संतोष साहब ने क्या बोला था कि भाई देखो इन सारे कैरेक्टर्स के बाद भी, इतना कम्युनलिज्म ये बतिया रहे हैं, उसके बाद भी इंडिया देखो अभी डेमोक्रेसी है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें थी। उसके बाद फिर एक के बाद एक वही है कि तीर कमान लेके चले आ रहे हैं विरोध करने, ओके। इट इज एन जस्ट, ये मेसर्स क्या होता है, मिस्टर का प्लूरल है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर दुबे, मिस्टर संतोष। तो बस यही 3 लोग नहीं है। नो लेस देन द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट एंड 2 गवर्नर्स हैव पुश्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशनली लेड आउट रेड लाइंस दैट सर्कमस्क्राइब देयर हाई ऑफिस। ओके, यहीं फुल स्टॉप है, हाई ऑफिस, ठीक है। तो बस यही 3 लोग नहीं है जो इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं और विरोध की बातें कर रहे हैं।
आप देखोगे अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ की, या लैंग्वेज क्या विरोध किया काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और जो 2 गवर्नर्स थे जिन्होंने पुश किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनली लेड आउट रेड लाइंस को, जैसे क्या है कि अब ये गवर्नर साहब हैं, गवर्नर की इतनी अधिकार शक्ति है, दिस इज अ रेड लाइन जो किसने डाली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डाली है कि भाई ये है सरकार और ये है गवर्नर, तो तुम अपने अपनी कार्य सीमा के अंदर ही काम करो। लेकिन गवर्नर साहब क्या कर रहे थे, अपनी रेड लाइन को और पुश करके ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी काम करना शुरू कर दे रहे हैं, तो उसी बात पे ये सब चल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ दुबे शर्मा संतोष नहीं है, जबकि कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और 2 गवर्नर्स जिन्होंने अपनी रेड लाइंस को पुश किया है, ठीक है, उनके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। वीपी जगदीप जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कॉल किया सुप्रीम कोर्ट को, क्या बोला, सुपर पार्लियामेंट बन गई है अभी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो आर्टिकल 142 है उसको उन्होंने क्या बोला है, उसको बोला है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। 142 आर्टिकल करता क्या है, एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो सुनिश्चित कर सके कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो ये 142 को इन्होंने क्या बोला, ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। भाई सरकार कोई रूल लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट उधर खड़ी हो जा रही है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। वेस्ट बंगाल में गवर्नर आनंदा बोस जो हैं वो टूर करते हैं, ठीक है, एक विजिट करते हैं, वहाँ जो वॉयलेंस अभी रिसेंटली हुए थे उन एरियाज में विजिट करते हैं, हाथ में एक मेगाफोन वो स्पीकर लेके, ठीक है, और लोगों से कहते हैं कि आओ भैया डायरेक्टली मेरे पास आओ, तुम अपनी दिक्कतें लेके, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ये बात कर रहे हैं जैसे कि वो एमएलए या एमपी हो, एज इफ मतलब मानो की मतलब इमेजिनेशन हो गया, और जैसे इमेजिनेशन होगा हर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो ऐसे ये सारी बातें बोल रहे थे मानो कि वो खुद एमएलए या एमपी हो, ठीक है। एंड ओनली डेज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट हेल्ड हिज स्टॉलिंग ऑफ पिल्स एज इलीगल, तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि became a cheerleader for the powerful, asking students to chant जय श्री राम at a college event in मदुरई। और सिर्फ कुछ ही दिन बाद आपको अगर याद हो, हमने ये आर्टिकल ऐसा इससे रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है, कि गवर्नर का जो गार्ड रेल है उस पे सरकार ने कहा था कि भाई कोर्ट ने कहा था कि भाई तुम इतने लंबे टाइम तक बिल्स को स्टॉल करके नहीं रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल रख के नहीं बैठ सकते हो, हाँ ना कुछ तो करो भाई, ऐसे जो है सिस्टम वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अब तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि जी हैं, कॉलेज के इवेंट में गए और वहां पे बच्चों से उन्होंने नारे कौन से लगवाए, जय श्री राम के नारे लगवाए। तो ये भी एक तरफ से हो गया ना कि आप जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हो उन चीजों को, ठीक है। कोई हो जो जय श्री राम नहीं बोलना चाहता है तो आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे लास्ट ईयर, पिछले साल, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट रिटर्न टू पावर फॉर अ थर्ड टाइम, तीसरा टर्म आया इनका, ठीक है, जीत के आए, तीसरी बार सरकार बनाई इन्होंने। इट्स पार्टी टैली डेंटेड, भले ही इनकी जो पार्टी की टैली है यानी जो सीटें हैं वो डेंट हुई, डेंट मतलब थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होना या डिमिनिश होना, या वही होता है नुकसान हो जाना, डैमेज हो जाना, कम हो जाना। तो पार्टी की सीटें तो इनकी कम थी, लेकिन जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल डोमिनेंस है वो अनक्वेश्चन्ड रहा, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो सारी पार्टीज में टॉप पे सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं की थी। 3 असेंबली विक्ट्रीज हैव बर्निश्ड दैट ट्रायम्फ, और उसके बाद 3 असेंबलीज की जो जीत थी उसने और बर्निश कर दिया। बर्निश करना मतलब क्या होता है, पॉलिश कर देना और चमका देना उस जीत को। एंड येट विद इन इट्स रैंक्स 11 years later is a winner has to take all approach in a constitutional system, a mosaic of power and checks and balances. The judiciary is the custodian of citizens' fundamental rights and of the constitution's letter and spirit. और जब आप हर जगह जीत रहे हो तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, चीजों को देखने की। आप पिछले 3 टर्म से अगर बने हुए हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीजों को बैलेंस में आप लेकर चलिए। क्या कह रहा है, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जहां पे मोज़ेक ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस, मोज़ेक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, पावर का, यानी आप देखते हो ना कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है, ठीक है, उसके अलावा हमारी एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशरी अलग है, और तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है पावर का एंड चेक्स एंड बैलेंस का। अगर गवर्नमेंट आगे जा रही है, फालतू में आगे बढ़ रही है, गलत काम कर रही है, तो वहां पर रोकने के लिए आपकी कौन होती है, जुडिशरी होती है, ठीक है। जुडिशरी इसी बीच आपको क्या देखने को मिलती है, कस्टडियन है नागरिकों के फंडामेंटल राइट का, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उन सबका कस्टडियन कौन है, आपकी जुडिशरी होती है। सैटरडे को नड्डा ने अंडरलाइन किया इस बात को कि
द पीएम हैज टाइम एंड अगेन स्पोकन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्राइमेसी। क्या बोला कि भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि जो संविधान है वो हमेशा हमारे लिए प्राइमेसी पे रहेगा, प्रियोरिटी रहेगी हमेशा संविधान, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। एंड सैड, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपोजिशन है उनका कैंपेन रहता है बोलने का, हर वक्त हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन के बुक लेके आ जाते हैं कि भैया ये खतरे में है, ठीक है। तो इस चीज को भी उन्होंने काफी स्ट्रांगली कॉल आउट किया। उन्होंने कहा भाई हम तो संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, तुम कहते रहो कि डेंजर में है, डेंजर में है, उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। However, in showing disrespect to the court is not abiding by constitutional restraints, some elements of the power that can that be contribute to the fraying of the fabric, Nadda has spoken, Nadda needs to act। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपके पार्टी के कुछ लोग हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट्स को अबाइड बाई नहीं करते हैं, रेस्ट्रेंट्स मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ों को प्रतिबंध कर रहा है किसी एक पद के लिए, गवर्नर अब भाई सरकार के काम नहीं करेगा, ठीक है। जनरली गवर्नर जो है वो अपना ही काम करेगा, सरकार के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर गवर्नर वो काम कर रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रेंट को वो अबाइड बाई नहीं कर रहा है, तो फिर संविधान की बेइज्जती ही तो है ना। तो ये सब होने के बाद भी अगर ये चल रहा है, अगर आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए प्रायोरिटी है, वो सबसे ऊपर है, इसके बाद भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर ये क्या है, फ्रेइंग ऑफ द फैब्रिक है। यानी ये जो आपने इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, और आपस में मिलजुल के ये जो हमारा सिस्टम काम करता है, तीनों सिस्टम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो उसको आप फ्रे कर रहे हो, उस फैब्रिक को आप फ्रे कर दे रहे हो। फ्रे करना मतलब क्या होता है, फ्रे करना मतलब आप वीक कर रहे हो, आप डैमेज कर रहे हो, है ना, सिस्टम को ही आप डैमेज कर रहे हो ऐसे स्टेटमेंट्स देके। तो नड्डा ने बोल तो दिया है, क्रिटिसाइज तो कर दिया है, कॉल आउट तो कर दिया, लेकिन अभी इनको एक्शन लेने की जरूरत है। यानी कि कुल मिला के भैया तीखा एक्शन लो, नहीं तो एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट आते रहेंगे, फिर बातें बिगड़ती जाएंगी। सो दिस वाज द पैसेज, आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं जरा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू फ्रॉट, एम्पटी, ओवरलोडेड, कॉशियस, इंटेंशनल। फ्रॉट अभी हमने क्या देखा था, ओवरलोडेड होता है किससे, अनडिजायरेबल चीजों से, अनडिजायरेबल, समथिंग अनडिजायरेबल, क्या लिख रही हूँ, अनडायरेबल, सॉरी, अनडिजायरेबल, ठीक है, अनडिजायरेबल, कितना काट रही हूँ यार, डिजायरेबल, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द एडिटोरियल्स इंस्टेंस। नड्डा के जो वर्ड हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और हाइपोक्रिटिकल है, नहीं ऐसा तो नहीं लिखा था। जुडिशरी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, ऐसा है नहीं। नड्डा टुक द राइट स्टेप बाय रिब्यूकिंग एमपीज बट डीपर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इज लैकिंग। एमपीज वर जस्टिफाइड इन देयर आउटरेज, नहीं, क्या था, नड्डा जो है उन्होंने सही स्टेप लिया एमपीज को रिब्यूक करने में, लेकिन जो डीपर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है वो लैक कर रही है। कैसे आपके जो लीडर्स हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑथर्स इम्प्लाइड कंसर्न रिगार्डिंग हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स। तो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स मतलब ये गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट की बात है, ठीक है। तो इस बारे में क्या कंसर्न है ऑथर की, दे आर अबव द लॉ, ऐसा कह रहा है, नहीं। दे आर अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बाय डिसरिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, दे आर एक्टिंग विद इन देयर राइट्स, नो। और दे आर नॉट इलेक्टेड हैंस इररिलेवेंट इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा भी नहीं। क्या कह रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उनको वो अंडरमाइन कर रहे हैं, फ्रेइंग द फैब्रिक, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को, तो अंडरमाइन कर रहे हैं ओवरऑल। नंबर 4 कहता है इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है हैचेट जॉब को। हैचेट जॉब हमने क्या देखा था कि भाई तुम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तुम हैचेट जॉब कर रहे हो, यानी कि अनफेयर अटैक कर रहे हो। और अनफेयर अटैक के लिए थॉरो लीगल रिव्यू नहीं, मिसजस्ड, वेल इंटेंडेड नहीं, डेलिब्रेट कैरेक्टर असैसिनेशन यस। तुम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तुम अनफेयरली अटैक कर रहे हो। अनफेयरली अटैक मतलब तुम डेलिब्रेट कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे रहे हो पूरी जुडिशरी का, ओके। नंबर 5 कहता है मोज़ेक ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस का क्या मतलब होता है। ये आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। मोज़ेक ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस का क्या मतलब है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल अलायंस, या फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन स्ट्रक्चर, इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, या जुडिशियल डोमिनेंस ओवर पार्लियामेंट। ये आंसर आप जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और बाकी जितने हाईलाइटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं सबका वर्ड मीनिंग यहाँ लिख दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, द प्रेप जोन सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।